वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे अपनी सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करेंगे कंबशन की। तो कंबशन क्या होता है? कंबशन एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न किया जाता है, यानी प्रोसेस ऑफ बर्निंग होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। जैसे कि रेस्पिरेशन में भी तो हमारा बॉडी के अंदर ग्लूकोज का बर्निंग होता है एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, स्लो कंबशन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो कंबशन जो होता है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न कराने के लिए फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन की, यानी कंबशन के कितने कितने टाइप्स होते हैं। तो एक होता है रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन या एक्सप्लोसिव कंबशन। रैपिड कंबशन वो होता है जिसमें बहुत जल्दी किसी भी चीज में आग लगती है, यानी बहुत जल्दी बर्निंग हो जाती है। जैसे कि मैच स्टिक को देखा होगा आपने, जब माचिस की तीली को जलाया जाता है तो बहुत जल्दी वो बर्न हो जाती है। एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है जो कि धीरे धीरे होता है, यानी लगातार होता रहता है। मतलब कोई चीज बहुत देर तक जलती है, जैसे कि व्हाइट फास्फोरस को देखा होगा जो रूम टेम्परेचर पे बहुत जल्दी जल्दी मतलब जलता है, बट एक कांस्टेंट रेट के संग में जलता है, जल्दी जल्दी नहीं जलता है। देन बात करें एक्सप्लोसिव की, तो एक्सप्लोसिव्स वो होते हैं जैसे दिवाली वगैरह पे जो पटाखे फोड़ते हैं ना हम लोग, तो वो क्या होते हैं, वो अचानक से जल जाते हैं, यानी फास्ट एक्सप्लोशन होता है उसमें। मतलब वो जलते भी नहीं है, एकदम फट जाते हैं बस। तो कंबशन दैट कॉजेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है एंड लाइट एंड साउंड भी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि फायर क्रैकर्स। देन हम बात करेंगे कि कंबशन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट बर्न होती है, यानी उसके अंदर कंबशन होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास असला बारूद होना चाहिए, यानी कंबस्टेबल सब्सटेंसेस होने चाहिए जो जल सके, ऐसे सब्सटेंसेस होने चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन होना चाहिए हमारे पास। एंड तीसरा, उस ऑब्जेक्ट को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा, तब वो ऑब्जेक्ट बर्निंग स्टार्ट करेगी, यानी कंबशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो देख लेते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी सब्सटेंस के लिए जिसपे उसमें आग लग जाती है। सिंपल सी बात है, यानी वो बर्निंग स्टार्ट कर देता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्टेड बर्निंग। ठीक है। देन इग्निशन टेम्परेचर जो ग्रीन लीव्स का होता है ना, वो ज्यादा होता है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, इग्निशन मीनिंग कि आग लगना, तो इग्निशन टेम्परेचर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा देर बाद आग लगेगी, यानी बहुत टाइम लगेगा उसको बर्न होने में। यानी तो जो हरी पत्तियां होती है ना, उनको जलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत देर बाद वो फायर को एक्सेप्ट करती है, यानी बहुत देर बाद वो जलती हैं। जबकि ड्राई लीव्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी जल जाती हैं, है ना। फिर क्या होता है कि सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंस भी हैं जिनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, उन्हें हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, यानी जो चुटकी बजाते ही जल जाते हैं, तो उनको बोला जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस लाइक एलपीजी, पेट्रोल एंड एटसेट्रा, डीजल वगैरह जो फ्यूल्स वगैरह अपन ने देखे हैं। देन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जो जलते तो हैं पर बहुत देर बाद जलते हैं, जैसे कि कोल, चारकोल, काऊ डंग। जैसे सुना होगा ना, कोल तो मतलब कोयला हो गया अपना, चारकोल भी कोयले की फॉर्म है। एंड काऊ डंग जो होता है वो जो मतलब रहते हैं ना, जो सूखा हुआ वो रहता है, काऊ डंग, गोबर वगैरह। देन बात करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक की, यानी ये वो माचिस की तीली है जिसने दुनिया में आग लगा दी। पर ये आग लगाने वाली तीली आई कहां से और कैसे बनती है ये तीली, तो इसको हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या था। ये जो माचिस की तीली होती थी, इसका जो पूरी बॉडी रहती है, ये पूरी बनती है हमारी उससे बैम्बू स्टिक जो होती है ना, मतलब वुडन होती है। और इसके ऊपर क्या यूज होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा, इसकी जो हेड है वो किसकी होती है, एंटीमनी ट्राइसल्फेट पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फास्फोरस की बनती थी पहले। अब क्या है ना, ग्लू और स्टार्च का भी यूज होता था उसी टाइम पे। पर अब आज की डेट में क्या हो गया है कि एंटीमनी, ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोरेट, इनका यूज होने लगा है। और अब क्या करते हैं ये लोग कि फास्फोरस जो पहले पहले के टाइम पे इसी तीली में लगा दिया करते थे, यानी इसी मैच स्टिक के ऊपर फास्फोरस का यूज किया करते थे। बट आज की डेट में क्या करने लगे हैं कि फास्फोरस को रबिंग पार्ट पे यूज करते हैं। आपने देखा होगा ना, माचिस की तीली में एक होता है घिसने वाला पार्ट, यानी जहां पर फ्रिक्शन होता है, और एक होती है हमारे हाथ में तीली। तो उन दोनों को जब हम आपस में रब करते हैं ना, तब वो फायर प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारी जो मैच स्टिक की जो रबिंग पार्ट होता है ना, उस पे यूज करते हैं ये लोग फास्फोरस का, और बाकी जो स्टिक होती है उसके ऊपर एंटीमनी, ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोरेट का यूज किया जाता है।
आई होप क्लियर होगा इतना। अब देखते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे कि आग तो लगा दी इस तीली ने दुनिया में, अब इस आग को बुझाएं कैसे। जैसे मान लो कि कहीं भी अगर आग जल जाती है या मतलब बर्निंग हो जाती है तो उसको कैसे रोकेंगे, यानी फायर को किस तरीके से रोकना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जिस चीज में आग लग रही है, मतलब फ्यूल वगैरह कंबस्टेबल सब्सटेंस अगर आपके घर में कहीं आसपास रखे हैं तो सबसे पहले तो उनको हटाइए। देन हीट को खत्म करना है, जहां से हीट प्रोड्यूस हुई है ना उस सोर्स को खत्म करना है हमें, और एयर सप्लाई को रोकना है। क्योंकि लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो फायर होती है ना उसके लिए मेनली सोर्स क्या है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की नेसेसिटी उसको चाहिए। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तभी कंबशन होता है, तो हमें एयर सप्लाई को रोकना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें वाटर का यूज करते हैं, मतलब आग बुझाने के लिए वाटर का यूज करते हैं। और पर लेकिन अगर मान लो कि इलेक्ट्रिकल फायर होगी, मान लो इलेक्ट्रिसिटी से फायर लगी है, तो पानी तो डालोगे नहीं, नहीं तो मजे दे देगी इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो उस केस में हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर्स या फिर सस्ती देसी जुगाड़ रेत। अब हम बात करेंगे कुछ फ्यूल्स की, जैसे कि फ्यूल सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, लिक्विड फ्यूल्स होते हैं एंड गैसियस फ्यूल्स होते हैं। सॉलिड फ्यूल्स में हमारे वुड, चारकोल, कोल एंड काउडंग आता है, ठीक है। देन पेट्रोल, लिक्विड में आती है डीजल आता है, केरोसिन एंड एल्कोहल, एल्कोहल में भी आग लग जाती है। नेचुरल गैस, बायोगैस एंड कोल गैस, ये सब आते हैं गैसियस फ्यूल्स में। यानी ये वो सारे फ्यूल्स हैं जो कंबशन को मतलब इनहेंस करते हैं, कंबशन कराने में हमारी हेल्प करते हैं, है ना। देन फ्यूल इफिशियंसी क्या होती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्यूल अच्छा है और कौन सा फ्यूल बेकार है, और यही पता लगाने के लिए हम बात करते हैं फ्यूल इफिशियंसी की, यानी कौन से फ्यूल को कितनी जल्दी बर्न कराया जा सकता है और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कराई जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, फ्यूल इफिशियंसी का पता लगाने के लिए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू का पता लगाया जाता है। एंड कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो एक तरह का अमाउंट होता है हीट का जो कि प्रोड्यूस किया जाता है 1 kg ऑफ फ्यूल पे। मतलब अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो जैसे हमने एक कोल लिया और एक पेट्रोल ली और एक डीजल लिया और हमने मान लो एक कोई चीज और ले ली फ्यूल्स में, तो उन सबका 1 kg अमाउंट हमने रखा अपने पास में, और उन सबके 1 kg अमाउंट को जलाने के बाद यानी कंबशन करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि कौन सा फ्यूल ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। यानी 1 kg ऑफ अमाउंट में अगर कोई फ्यूल जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसकी फ्यूल इफिशियंसी उतनी ही ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। और जितना कम कर रहा है तो फ्यूल इफिशियंसी कम होगी, है ना। उसके बाद इसकी यूनिट जो होती है वो किलो जूल पर किलोग्राम होती है ना, किलो जूल पर केजी। देन अब हम बात करें ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू की, यानी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, किसके सब्सटेंस की होती है। तो मेनली कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइंड है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यानी हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है हाइड्रोजन गैस। देन एलपीजी जो हमारे घर में सिलेंडर्स वगैरह यूज होते हैं, सीएनजी, देन मीथेन, देन डीजल, उसके बाद में केरोसिन की और पेट्रोल की, देन बायोगैस, कोल, वुड एंड काउ डंग। देन अब हम बात करते हैं कि किसी भी फ्यूल को आइडियल फ्यूल बनने के लिए क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, यानी उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अगर उसको आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में आना है। जैसे कि सबसे पहले तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और कोई भी उसको बर्न करने के बाद कोई भी किसी भी तरह का अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं बचना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोल को बर्न किया और कोल को बर्न करने के बाद रेजिड्यू रह जाता है, यानी राख रह जाती है। तो वैसे ही अगर मैं देखो बात करूं पेट्रोल की, डीजल की, इनको बर्न करने के बाद कोई भी रेजिड्यू नहीं रहता, मतलब स्मोक निकलता है। तो मतलब रेजिड्यू तो रहता ही है, थोड़ा बहुत स्मोक तो निकलता ही है, पॉल्यूशन होता है जिससे। बट कुछ कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको बर्न करने पे कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता, कोई भी वेस्ट नहीं बचता, यानी वो तुरंत चट से गायब हो जाते हैं, है ना। तो उनको बोला जाता है आइडियल फ्यूल्स की कैटेगरी में। तो उसका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब इग्निशन टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ना तो ज्यादा हाई होना चाहिए और ना ही ज्यादा लो होना चाहिए। लो इन द सेंस अगर इग्निशन टेम्परेचर किसी का लो होगा तो वो चीज पता है हवा में भी जलने लगेगी, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी। और किसी का इग्निशन टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा होने की वजह से उसको जलाते ही रहेंगे, हमको पूरी सुबह से शाम हो जाएगी, वो जलेगी नहीं। और मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर वाली वो होती है कि हाँ
थोड़ी बहुत फायर कैच करने के बाद वो कहीं ना कहीं कंबशन की प्रोसेस में आ जाती है, तो उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं आइडियल फ्यूल्स। देन बात करते हैं आइडियल फ्यूल्स वो भी होते हैं जो चीप हो, मतलब जो चीप हो, रेडिली एक्टिव हो, मतलब रेडिली अवेलेबल हो। तो अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो आइडियल फ्यूल्स वो है जिनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए और उनको जलाने के बाद कुछ भी बचना नहीं चाहिए, एंड उसका जो इग्निशन टेम्परेचर हो वो मॉडरेट हो, ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो, और सस्ते हो एंड बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, मतलब इजीली हमको अवेलेबल हो। देन इनको इजी टू स्टोर हो, ट्रांसपोर्ट हो, हैंडल करना मतलब बहुत इजी हो, लाना ले जाना बहुत इजी हो। देन हम बात करेंगे कि फ्यूल्स को बर्न करने के बाद ऐसे फ्यूल्स भी होते हैं ना जिनसे रेजिड्यू बचता है, तो उनको बर्निंग के बाद में कुछ ना कुछ बच जाता है, तो वो नुकसान भी करता है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, तो इसमें हम बात करेंगे कंप्लीट फ्यूल की और इनकम्प्लीट फ्यूल की। कंप्लीट फ्यूल वो होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर ज्यादातर फ्यूल्स आते हैं, यानी ऑलमोस्ट सारे फ्यूल्स जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एंड ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, जो कि आगे चल के एसिड रेन कराती है। और ये कब होता है, जैसे कि कोल को जलाने पे, पेट्रोल की बर्निंग पे या डीजल की बर्निंग, यानी जो हमारी गाड़ियों वगैरह में से या जो हमारी व्हीकल्स वगैरह हैं उनमें से जो धुआं निकलता है ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। देन हम बात करते हैं इनकम्प्लीट फ्यूल्स की। तो इनकम्प्लीट फ्यूल्स वो होते हैं जो पूरी तरह से जलते नहीं है, जलने के बाद भी कुछ ना कुछ पार्टिकल छोड़ जाते हैं अपने साथ में, और उनकी वजह से क्या होता है, अस्थमा हो जाता है, यानी अस्थमा नाम की एक बीमारी होती है जो मतलब ब्रीदिंग वगैरह में इश्यू होता है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियों को जलाने से, जैसे चूल्हे में लकड़ियां जलती थी ना पहले के टाइम पे, तो उससे मतलब जो है ना ब्रीदिंग इश्यूज बने रहते थे लोगों को। कोल एंड पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को बर्न करने पे भी ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है इसकी वजह से, एंड पॉइजनस गैसेस जो होती है ना, ये क्या करती हैं, लोगों को मार भी सकती हैं, ये वाली जो इनकम्प्लीट फ्यूल से जनरेट होती हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे कि सबसे अच्छी फ्यूल अब तक की कौन सी मानी गई है, तो वो माना गया है सीएनजी को, क्योंकि सीएनजी एक तरह की ऐसी गैस है जो कि बिल्कुल हार्मलेस मानी गई है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल एंड द डीजल, यानी पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में सीएनजी जो है ना वो बहुत कम पॉल्यूशन करती है, मतलब एज कम्पेयर टू देम, इसीलिए इसको अच्छा माना गया है। यानी अभी तक हमने डिस्कस किया फ्यूल्स के बारे में, कंबशन के बारे में। अब जरा ये देख लेते हैं कि हमारे घर में जो कैंडल होती है उसके ऊपर एक फ्लेम होती है, या किसी भी फ्यूल को या किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को बर्न करने पे जो फायर ओरिजिनेट होती है उसमें जो फ्लेम बनती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे फ्लेम की। तो फ्लेम एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कंबशन हो रहा होता है एक्चुअल में किसी भी सब्सटेंस का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक कैंडल को बर्न किया, तो कैंडल को बर्न करने के बाद में क्या होगा कि उसका बर्निंग पार्ट तो ऊपर वाला होगा, पूरी तो बॉडी तो बर्न होगी नहीं उसकी एक बार में, तो जो बर्निंग पार्ट होगा ना दैट इज नोन एज फ्लेम, और वहीं पे एक्चुअल में कंबशन हो रहा होगा, और वो धीरे धीरे पूरे सब्सटेंस को बर्न करवा देगा। जैसे कि एलपीजी गैस हमारे घर में होती है, और उस एलपीजी गैस में क्या होता है कि जब हम बर्नर को ऑन करते हैं ना तो वो सिर्फ उतना ही पार्ट बर्न होता है, और वही एक्चुअल में फ्लेम होती है। वैक्स में आपने देखी होगी, केरोसिन वगैरह में, कैंपर वगैरह, कैंपर तो कपूर होता है, बायोगैस वगैरह में। देन ये जो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स होते हैं ना जो कि गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जलाने पे उनको गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, और वो एक फ्लेम के संग में जलते हैं। जैसे कि चारकोल, कोल डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। अब जैसे कि चारकोल और कोल होता है ना, इनको जलाने पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। आपने देखा होगा जो कोल वगैरह को बर्न करते हैं ना तो थोड़ी देर तक आग लगती है, देन वो बुझ जाती है, फिर वो धुआं धुआं यानी स्मोक स्मोक रह जाता है, प्रॉपर फ्लेमिंग नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि वो है ना वेपराइज ड्यूरिंग हीटिंग, यानी वो वेपर नहीं बनाते हैं गर्म करने पे, उनका कुछ ना कुछ रेजिड्यू रह जाता है। तो मेनली ऐसे जो मतलब फ्यूल्स हैं जिनका रेजिड्यू नहीं बचता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये फ्लेम्स को बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फ्लेम की स्टडी के लिए एक कैंडल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कैंडल की जो ऊपर वाला पार्ट जो बर्न हो रहा है दैट इज फ्लेम। अब फ्लेम के डिफरेंट मतलब उसके पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। जैसे कि जो आउटर पार्ट होता है कैंडल का दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट, यानी वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। देन हम बात करेंगे उसके मिडिल पार्ट की, दैट इज मॉडरेटली हॉट, यानी एज कम्पेयर टू द आउटर पार्ट
पार्ट मिडिल पार्ट थोड़ा सा कम गर्म होता है। देन हम बात करेंगे लीस्ट हॉट पार्ट की, दैट इज द इनर पार्ट। तो जो इनर पार्ट आपको देखने को मिल रहा है येलो येलो वाला, ये लीस्ट हॉट होता है, यानी बाकी तीनों पार्ट्स के कंपैरिजन में सबसे कम हॉट यही देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें आउटर जोन जो है ना ब्लू कलर की दिखाई देती है, ये ब्लूज ब्लूज दिख रही होगी। देन मिडिल जो जोन होती है वो येलो कलर की दिखाई देती है, एंड जो इनर मोस्ट होती है ना वो अनबर्न्ड वैक्स होता है, यानी वो ब्लैक कलर की दिखाई देती है हमको। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैंडल एंड इट्स फ्लेम। इसी के साथ होता है हमारा लेक्चर खत्म, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।